गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ वेदांक उपाध्याय और आज हम पीडियाट्रिक्स में कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, केएमसी और अपगार स्कोरिंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, केएमसी से स्टार्ट करते हैं। अब केएमसी का मतलब क्या होता है? कंगारू मदर केयर। अब कंगारू मदर केयर को कंगारू मदर केयर ही क्यों किया गया, ये कभी सोचा? इसको डेवलप क्यों किया गया, ये कभी सोचा? या फिर इसको कभी जिसने डेवलप किया उसने क्यों डेवलप किया, क्यों, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसको केएमसी डेवलप करना पड़ा? तो सबसे पहली बात, इसको डेवलप किया था डॉक्टर एडगर रे ने। कब किया था? 1978 में। डॉक्टर एडगर रे एक बार जो अफ्रीका है कंट्री, वहाँ पे काम कर रहे थे। मतलब कि अपना जो भी रिसर्च है वो कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो अफ्रीका है वहाँ पे जो इन्फेंट है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, आईएमआर, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्यों है हाई? क्योंकि उस जगह पे जो बेसिक नीड है बच्चे की, यानी वार्मनेस, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब उसको मिलता ही नहीं है अच्छे से। वो स्पेशली जो ये वार्मनेस है वो मिल ही नहीं पाती क्योंकि वहाँ इक्विपमेंट्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई एक ऐसा नेचुरल तरीका ढूंढते हैं जिससे कि बच्चों को अच्छे से उसकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो सके। तो डॉक्टर एडगर रे ने इसको डेवलप किया। कब किया? 1978 में। ये एक लो कॉस्ट अप्रोच है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल जो बोल सकते हैं आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल टेक्निक की जरूरत ही नहीं होती। दूसरा, इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग केयर टू एलबीडब्ल्यू और इन्फेंट, एलबीडब्ल्यू और प्रीटर्म इन्फेंट, मतलब एलबीडब्ल्यू और प्रीटर्म के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, अब इसको नाम केएमसी, कंगारू मदर केयर ही क्यों दिया गया? तो उन्होंने देखा कि जिस तरह से कंगारू जो एक मदर कंगारू होती है वो अपने बच्चे को पाउच के अंदर रखती है। पाउच के अंदर क्यों रखती है? जिससे कि उसको वार्मनेस यानी हीट मिले, साथ ही साथ वो वहाँ से ब्रेस्ट फीड भी कर सके। तो सेम थिंग उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, ऐसे ही हम जो ह्यूमंस हैं उनमें ट्राई करके देखते हैं। तो इसलिए इसका नाम केएमसी, कंगारू मदर केयर, रखा गया है। द नेम इज गिवन बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल सिमिलैरिटीज विद द मार्सुपियल केयर गिवर। ओके। तो डॉक्टर एडगर रे ने इसको डिस्कवर किया था 1978 में। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पे जो अफ्रीका था, वहाँ पे इतना ज़्यादा इक्विपमेंट्स थे नहीं एक तरीके से, इसलिए, और आईएमआर काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अब डेफिनेशन कि भाई है क्या केएमसी, मतलब स्पेसिफिक कोई हम डेफिनेशन लिखे तो क्या है? तो इट इज़ अ स्पेशल वे टू प्रोवाइड केयर टू एलबीडब्ल्यू इन्फेंट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। किससे? स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जैसे कंगारू मदर है, वो अपने बेबी को पाउच के अंदर रखती है तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। तो सेम केएमसी में भी क्या होता है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। अब दो चीज़ें, बेस्ट प्लेस क्या है और बेस्ट फूड क्या है। सो उधर भी बेस्ट प्लेस चेस्ट था मदर का, मतलब कंगारू में भी, और जो ह्यूमन्स है उनमें भी मदर चेस्ट बेस्ट प्लेस है और मदर्स मिल्क बेस्ट मिल्क है। ये केएमसी के दौरान है। ठीक है। अब ये इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन हो गया। अब इसके कंपोनेंट्स पे आते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स देखे गए हैं: कंगारू पोजिशनिंग, कंगारू न्यूट्रिशन एंड अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। कंगारू पोजीशनिंग क्या है? कंगारू पोजीशन का मतलब है कि कैसी पोजीशन मदर को दी जाए केएमसी के दौरान, तो जिससे कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो सके। तो क्या होता है? लाइंग डाउन पोजीशन दी जाती है। ठीक है। और जो मदर का चेस्ट है उस पर बेबी को रख दिया जाता है। अब उस वक्त जब केएमसी देने में आ रही है, उस वक्त कौन सा मिल्क, मतलब कौन सा न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए बच्चे को? क्या आई विथ फ्लूइड चलाना चाहिए या फिर उसको कटोरी स्पून फीडिंग करानी चाहिए? तो उस वक्त उसको ब्रेस्ट मिल्क यानी ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। ये उसके लिए बेस्ट मिल्क रहेगा, बेस्ट फूड रहेगा। ठीक है। और तीसरा होता है अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। अब अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, डिस्चार्ज कब होता है? तो डिस्चार्ज 2 बेसिस पे होता है कि बच्चे की जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन हो चुकी है। ठीक है, कि बच्चा खुद से मेंटेन कर सकता है उसका बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ठीक ठाक तरीके से। और दूसरा, डिज़ायरेबल वेट गेन, कि भाई जो वेट गेन है वो डिज़ायरेबल, मतलब डिज़ायर लिमिट है वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, या फिर जो रेट है वो 15 से 20 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, कुछ इस तरह का। तभी उस बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। एंड फॉलो अप तो होगा ही। ठीक है। ये इसके कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट, अब हम बेनिफिट की बात करते हैं कि चलिए ठीक है, आपने केएमसी बना दिया, क्या बेनिफिट भी है इसका कुछ, या फिर आपने ऐसे ही बता रहे? तो नहीं, ये 3 जगह बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, मदर, बेबी और नेशन को। बच्चे को क्या प्रोवाइड करवाएगा, बच्चे को क्या बेनिफिट्स होंगे इसके? तो इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल,
हमने भी जब पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो बच्चा है उसका हाइपोथैलेमस क्या है, इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है। इस वजह से क्या है, वो हीट को मतलब बोल सकते हैं जो थर्मल हीट है उसको जनरेट नहीं कर पा था। इसीलिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ सोर्स, कुछ भी सोर्स से उसको हीट देनी पड़ती है। जैसे रेडिएंट वार्मर हो गया, हम उसके थ्रू दे सकते हैं, इंक्यूबेटर हो गया उसके थ्रू दे सकते हैं। लेकिन केएमसी है तो केएमसी में तो हम डायरेक्टली मदर के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी बोल सकते हैं कि जो स्किन से जो हीट है वो रेडिएट होगी बच्चे में, तो इसकी वजह से जो बच्चा है उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। ठीक है, तो क्या करेगा, इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल। ओके, फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी बच्चे में लाई गया। ओके, क्योंकि होमोस्टेसिस मेंटेन कर रहा है तो फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ गई। मेंटेन रेस्पिरेशन, ये कैसे करेगा, तो इसमें एक पोजीशन होती है मदर चेस्ट। मदर की चेस्ट पे ही क्यों रखा, क्योंकि चेस्ट पे, चेस्ट के आसपास क्या होता है, हर्ट होगा। अपना जो स्टर्नम है उसके लेफ्ट साइड में हर्ट होगा, तो वहाँ से क्या होगा, जो मदर का हर्ट है वो बच्चे की हर्ट को स्टुमुलेट करेगा कि वो बीट करे। सो इसलिए भी, और दूसरा लंग्स को भी एनहांस करेगा कि वो फंक्शन करे, इसलिए मेंटेन रेस्पिरेशन। ओके, और अर्ली डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कैसे अर्ली, तो अभी जस्ट बताया था। डिजायरेबल वेट गेन कितना, 15 to 20 ग्राम पर डे। ओके, और उसके साथ में वार्मनेस, और ये लास्ट में आ गया डिजायरेबल वेट गेन। तो ये 4-5 पॉइंट है, इनको ही हमें याद रखना है। नेक्स्ट आता है मदर। मदर को क्या बेनिफिट है, ब्रेस्ट फीडिंग की रेट बढ़ जाएगी और ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। देखो, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग तो करवाना है ही। अभी हम देखेंगे कि WHO ने बताया 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवानी ही करवानी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, उसका ड्यूरेशन भी है, उसकी रेट भी है, इन दोनों को बढ़ाना है ना, तो केएमसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केएमसी में भी क्या, ब्रेस्ट फीड तो करवा ही रहे, तो इसकी वजह से उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है और रेट भी बढ़ जाती है। दूसरा क्या बेनिफिट है, बॉन्डिंग, मदर और चाइल्ड के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग बढ़ जाती है। फिर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो मदर होती है वो एक तो जैसे जब फर्स्ट बेबी होता है किसी भी मदर को, तो जो मदर है वो अभी इतना ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी उस बच्चे को, क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा होता है वो, तो उसको हैंडल कर पाएगी या नहीं। तो केएमसी की वजह से उसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई बेबी। ठीक है, नेक्स्ट, इन नेशन को क्या है भाई, ठीक है, माँ और बच्चे को तो समझ आ रहा है, ये दोनों ही तो केएमसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर नेशन बीच में कैसे आ गया, तो हाँ है, क्योंकि IMR डिक्रीज हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कोस्ट इफेक्टिव है भाई, गवर्नमेंट को तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, और बर्डन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम उसको भी डिक्रीज कर रहा है। जो अब जैसे कोई बच्चा है, मान लो हाइपोथर्मिया में चले गया गलती से, ठीक है, तो तो क्या करेंगे, हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल में उसको केयर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बर्डन शिफ्ट हो गया बच्चे की तरफ। लेकिन केएमसी है तो टेम्परेचर ही मेंटेन हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, तो हेल्थ केयर तो हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, तो बर्डन ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ तक हमने बात की किसके बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट और बेनिफिट के बारे में। फिर हम बात करते हैं उसकी ड्यूरेशन, कि कितने टाइम तक केएमसी दें, क्या हम पूरे 24 घंटे दें या फिर 1 घंटा दे के छोड़ दें, नहीं। सबसे पहली बात, इसमें बताया गया है कि 60 मिनट एक सेशन में मिनिमम रखना है, यानी केएमसी देनी है। जैसे कि कोई एक मदर है, वो केएमसी, उसने केएमसी स्टार्ट की और उसने 15 मिनट बाद ही बेबी को अपनी चेस्ट से हटा दिया, तो नहीं, वो एक आइडियल केएमसी की कैटेगरी में नहीं आएगा। 60 मिनट मिनिमम रखना ही रखना है। इसी बेसिस पे 4 पार्टों में मतलब 4 अलग अलग टाइप की केएमसी होती है। शॉर्ट केएमसी, एक्सटेंडेड, लॉन्ग और कंटिन्यूस। इसमें क्या था, यदि 4 आवर पर डे, यदि एक दिन में 4 घंटे तक कोई मदर केएमसी प्रोवाइड करवा रही है, तो उस केएमसी को बोलेंगे शॉर्ट केएमसी। यदि 5 से 8 घंटे हो रहे हैं तो एक्सटेंडेड केएमसी, 9 से 12 लॉन्ग, और कंटिन्यूस यानी 12 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये केएमसी की ड्यूरेशन होगी, उसके बेसिस पे 4 टाइप की केएमसी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर। तो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर्स के बारे में कि प्रोसीजर क्या है इसके। तो प्रोसीजर में स्टेप क्या क्या है इसमें, तो देखो इसमें है सबसे पहले प्रिपरेशन, क्लॉथिंग, पोजिशनिंग, ब्रेस्ट फीड, मॉनिटरिंग और डिस्चार्ज। ये 6 स्टेप्स हैं इसमें अंदर। तो चलिए एक एक को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन। प्रिपेयर क्या करना है भाई, इसमें तो कुछ इक्विपमेंट भी नहीं है जो उनको प्रिपेयर करना हो, नहीं। इसमें मदर है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ता है इस वक्त। क्योंकि यदि कोई मदर है जिसने मतलब उसको प्राइमरी प्रेगनेंसी हुई है, मतलब पहली बार प्रेगनेंसी हुई जिसको, उसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया, अपने फर्स्ट चाइल्ड को, तो वो हैंडल करने में कहीं ना कहीं उसको झिझक होगी। वो कहेगी नहीं यार, छोटा बच्चा है, मैं अपने पास रखूँ ना रखूँ, है ना, तो उसको कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। तो इस वजह से उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा नर्स को। साथ ही साथ उसको ये बताना पड़ेगा कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि केएमसी यदि उस बच्चे को मिलती है तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, इसीलिए मदर को भी और बच्चे को भी। तो ये सब हमें इस प्रिपरेशन स्टेप में करना है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉथिंग के बारे में। क्लॉथिंग, क्या बच्चे को पूरा कवर करके रखेंगे या फिर मदर को पूरा कवर करके रखेंगे? भाई यदि पूरा कवर कर लिया तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट तो होगा ही नहीं। इसीलिए इसमें क्लॉथिंग का स्पेशल एक दे रखा है कि जो मदर है उसके लिए फ्रंट ओपन एंड लाइट ड्रेस लाइक साड़ी, मतलब साड़ी जो साड़ी पहनती है ना, वो एक तरीके से आइडियल है, इसमें आइडियल क्लॉथिंग है इसके लिए, क्योंकि उसमें चेस्ट भी ओपन रहती है और जो ड्रेस है वो भी काफ़ी लाइट है, मतलब इतने हैवी ड्रेस नहीं है। दूसरा, बच्चे को क्या करना है, तो बच्चे को ऐसा नहीं है पूरा ही खुला कर देना है बच्चे को कि भाई हाँ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मिल रहा है, अच्छी बात है, नहीं। जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ है उसको कवर करना है, कैप लगानी है हेड कवर करने के लिए, सॉक्स, नैपी, मिटन, ठीक है, और फ्रंट ओपन रहना चाहिए बच्चे का। जस्ट ये जो फ्रंट चेस्ट वाला हिस्सा है ये मदर का भी और बच्चे का भी दोनों का ओपन रहना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजिशनिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसी पोजीशन देनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, चेस्ट फ्रंट ओपन है दोनों का। प्लेस बेबी इन बिटवीन ब्रेस्ट ऑफ मदर, मतलब जो मदर की जो ब्रेस्ट है उसके बीच में बच्चे को रखना है अपराइट पोजीशन में, ठीक है। दूसरा, हेड टर्न वन साइड, जो बच्चे का हेड है वो एक तरफ की मतलब एक किसी भी साइड में टर्न होना चाहिए। हिप फ्लेक्स्ड एंड abducted इन अ फ्रॉग लाइक मैनर, मतलब जैसे फ्रॉग बैठा रहता है ना उस तरह से बच्चे की हिप और हिप होनी चाहिए। फिर आर्म फ्लेक्स एंड प्लेस्ड ऑन मदर चेस्ट, बच्चे की आर्म है वो फ्लेक्स होनी चाहिए और ऐसे मदर के चेस्ट पे रखी रहनी चाहिए, ठीक है। एंड बेबीज एब्डोमेन एट अ लेवल ऑफ मदर्स एपिगेस्टम, ये क्या है भाई, बच्चे का जो एब्डोमेन है वो मदर के एपिगेस्टम रीजन में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये स्टिमुलेट करेगा रेस्पिरेशन को, ठीक है। इसके लिए भी तो हमने बात की थी अभी केएमसी के बेनिफिट में, स्टिमुलेट रेस्पिरेशन या मेंटेन रेस्पिरेशन, तो वो इस पोजीशन से मिलता है। और लास्ट में सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम, बच्चा ऐसा तो नहीं है हवा से मतलब ऐसे गिर जाएगा यदि अपन, क्योंकि वो एलिवेटेड रहेगी, मदर पूरी लाइन डाउन पोजीशन में रहती है, ये थोड़ी सी थोड़ा सा एलिवेशन मिला रहता है जो मदर है उसको, तो इसलिए यदि नीचे सपोर्ट नहीं दिया तो बच्चा नीचे गिर जाएगा, इसलिए ये पोजीशनिंग हो गई। फिर ब्रेस्ट फीड, ठीक है भाई, हमने कंपोनेंट में देखा था 3 कंपोनेंट होते हैं, पोजीशनिंग, ब्रेस्ट फीडिंग और अर्ली डिस्चार्ज, तो उसमें ब्रेस्ट फीड है। मॉनिटरिंग, क्या मॉनिटर करेंगे हम इसमें, उसके वाइटल्स मॉनिटर करेंगे सबसे पहले तो, कि वाइटल्स ठीक है या नहीं है। उसका एक तरीके से पोजीशनिंग चेक चेक करेंगे कि सही पोजीशन है या नहीं है, ये सारे फॉलो कर रही है मदर या नहीं कर रही, ठीक है। और डेंजर साइन को भी चेक कर सकते हैं। फिर आता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कब होता है, तो बताया था आपको, विद डिजायरेबल वेट गेन होता है तब, कितना, 15 to 20 ग्राम पर डे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर केएमसी। ये हमारा केएमसी फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। ये चलिए, सो स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में हमने इसमें भी ये एक तरीके से पैटर्न फॉलो किया है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड सो ऑन। सो सबसे पहली बात, ये बेस्ट मेथड होता है। ये क्या होता है, अब जैसे एक इसमें ट्रिक तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ना, दूध पीने के बाद बच्चा भीम बन जाता है, जैसे छोटा भीम आता है ना, तो वैसे तो BIM, एच को हम खा गए तो भीम बन गया, ठीक है। तो बी मतलब बेस्ट मेथड हो गया, है ना। BI मतलब क्या हो गया इसमें, आइडियल फूड, ये रहा, यस, आइडियल फूड हो गया। और M मतलब हो गया मीट, मोस्ट इफेक्टिव वे, और दूसरा मीट, PEN, नीड ऑफ बेबी। इसको भी आगे बताऊंगा। वैसे ये ट्रिक है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, सो आप नॉर्मली भी रख सकते हो कि क्या है, ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट नेचुरल मेथड है। दूसरा, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड केयर, ठीक है। आइडियल फूड है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि बेनिफिट क्या होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, तो उसमें आपको पता लगेगा कि अच्छा ये तो आइडियल फूड है, सच में है आइडियल फूड। तीसरा, मीट, PEN, नीड ऑफ बेबी। P मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल, E मतलब क्या है, इमोशनल, N मतलब क्या है, न्यूट्रिशनल। भाई न्यूट्रिशन तो मिल रहा है तो न्यूट्रिशनल नीड पूरी हो गई। इमोशन, क्योंकि मदर से बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। और साइकोलॉजिकल, हमने जो सिगमंड फ्रूड है उसकी स्टेजेस के बारे में देखा था, तो उसमें सबसे पहले आती है ओरल स्टेज, कि बच्चे को प्लेजर कहाँ से मिलता है, ओरल स्टेज से, इसलिए वो अपना अंगूठा चूसता है, ठीक है। सो वह तो क्या करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो उसको अंगूठे की जगह जो निपल है वो चूसने को मिलेगा, जिससे कि उस और उसमें एक तरीके से मिल्क भी आएगा। तो बच्चे की तीनों नीड पूरी हो गई, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड न्यूट्रिशनल नीड, ठीक है। ये बेस्ट नेचुरल मेथड है, मोस्ट इफेक्टिव वे है प्रोवाइड केयर प्रोवाइड करवाने का, और आइडियल फूड है एक तरीके से, और बेसिक फूड भी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन हो गया। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, सो डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहली बात, क्या है, ये फीडिंग का प्रोसेस है, ओके। क्या फीड करवा रहे हैं, मदर मिल्क, सो मदर मिल्क किसको फीड करवा रहे हैं, बेबी को, ओके। कैसे करवा रहे हैं, या तो डायरेक्टली ब्रेस्ट के थ्रू, मतलब लैक्टेशन के थ्रू, या फिर कहीं ना कहीं यदि बच्चा प्री टर्म है, वो उसमें सकिंग रिफ्लेक्स या फिर सैलोइंग रिफ्लेक्स ये सब डेवलप नहीं हुए अच्छे से, तो क्या करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस आउट कर देते हैं और फिर उसको बोतल फीड करवा देते हैं बच्चे को, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फीडिंग
mother's milk to baby either direct via chest or expressing breast milk and bottle feed it to the baby. ओके, अब WHO आया, WHO ने कहा ठीक है यार ये तो ब्रेस्ट फीडिंग है, हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है भाई, तो केवल और केवल ब्रेस्ट मिल्क है, उसको फीड करवाना 6 मंथ्स के लिए, कोई लिक्विड नहीं, कोई सॉलिड नहीं, वाटर भी नहीं देना बच्चे को। क्या देना है फिर, केवल और केवल ब्रेस्ट मिल्क। हाँ, यदि वो बच्चा में कोई बीमारी है या फिर उसको कोई दिक्कत है तो प्रेस्क्राइब मेडिकेशन के अलावा कुछ भी नहीं देना है। प्रेस्क्राइब मेडिकेशन आप दे सकते हो। सो ब्रेस्ट फीड ओनली ब्रेस्ट मिल्क टू द बेबी फॉर 6 मंथ्स, नो लिक्विड सॉलिड, नॉट इवन द वाटर इज गिवन टू द बेबी एक्सेप्ट प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। ओके, अब इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो गई। फिर हम आते हैं बेनिफिट। बेनिफिट किस किस को होते हैं, तो जैसे हमने केएमसी में देखा था मदर बेबी एंड नेशन, सेम इसमें भी यही है। बेबी को क्या है भाई, उसकी न्यूट्रिटिव नीड, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो उसको मिल रही है इससे। क्या क्या है भाई, अमीनो एसिड होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें अमीनो एसिड होता है। क्या काम करता है वो, न्यूरो की फंक्शनिंग में रोल प्ले करता है। प्यूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मिल्क में होता है, ब्रेस्ट मिल्क में, वो क्या करता है, माइलिनेशन में हेल्प करता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके माइलिनेशन में। गैलेक्टोज एंड लैक्टोज, ये क्या काम करता है, ब्रेन की ग्रोथ करवाता है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू तो है भाई, क्योंकि तीनों मिल रहे हैं और तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा डाइजेस्टिबिलिटी। काऊ मिल्क होता है वो डाइजेस्ट, वो उसमें भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा वेरिएबल अमाउंट हो बट प्रेजेंट तो होती हैं। तो वो क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल नहीं है। इसमें लाइपेज होता है, क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है, जो कि मिल्क में फैट होता है। लेक्ट एल्बुमिन और लेक्ट ग्लोबुलिन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, सॉफ्ट कर्ड का फॉर्मेशन करता है, और सॉफ्ट कर्ड का फॉर्मेशन कर देगा तो क्या होगा, अच्छे से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, तो डाइजेस्टेबल भी है। ठीक है, प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्टिव वैल्यू, ये क्या करता है, इसमें IgA होती है, IgM होती है, साथ ही साथ इंटरफेरॉन भी इसमें पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बच्चे को किसी भी इन्फेक्शन से बचाते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, गैस्ट्रिक ट्रैक इन्फेक्शन हो। ठीक है, तो इन सभी से बचाने का काम करते हैं। अब ये हो गया बेनिफिट टू बेबी। बेनिफिट टू मदर देखते हैं और बेनिफिट टू नेशन देखते हैं। मदर को क्या क्या बेनिफिट है, देखो 3 तो डिक्रीज करेगा, 2 इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, PPH, पोस्ट पार्टम हेमरेज के चांसेस को क्या कर देगा, कम कर देगा। ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को भी ये क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे ब्रेस्ट कैंसर कब होगा, ब्रेस्ट कैंसर जब होगा जब एक तरीके से अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो एक तरीके से बोलते हैं ना लेट डाउन रिफ्लेक्स होता है जो ब्रेस्ट है उसमें, तो वो होगा, इसकी वजह से कैंसर नहीं होगा। दूसरा, तीसरा, एक्स्ट्रा फैट को भी कम करेगा ये, एक्स्ट्रा फैट कम करेगा ये, ऑब्वियस है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है बच्चा। अब नेक्स्ट आता है आयरन स्टोरेज, इसको कैसे बढ़ाएगा। आपने एक नाम सुना होगा लैक्टेशन एमनोरिया के बारे में। लैक्टेशन एमनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है यानी 6 मंथ्स तक जो माँ है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वो इसी वजह से, क्योंकि प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई होता है। तो क्या होगा, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग भी कम होगी। ब्लीडिंग कम हो गई तो आयरन का स्टोरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बॉन्डिंग बढ़ाता है, बॉन्डिंग कैसे बढ़ाएगा भाई, ऑब्वियस है यार, अटैच है तो इमोशन कहीं ना कहीं ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, लव हार्मोन। ठीक है, इसलिए भी। नेक्स्ट, नेशन, नेशन को क्या फ़ायदा है, नेशन को IMR डिक्रीज हो गई। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का चांसेस को कम करेगा। कम्युनिटी एक्सपेंडिचर को कम करेगा, मनी को सेव करेगा, और बर्डन, ये 3 तो सेम ही है, बर्डन, IMR और कम्युनिटी एक्सपेंडिचर, ये तो उसमें भी थे KMC में, सो सेम। ओके, नेक्स्ट टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सेकेंड, यस, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रम के बारे में कि कोलेस्ट्रम क्या होता है। तो फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क सिक्रेट करती है मदर की ब्रेस्ट, वो होता है कोलेस्ट्रम। ये थिक होता है, विस्कस भी बोल सकते हैं, येलो होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, यानी थोड़ा कम निकलता है। लेकिन ये कम निकलता है इसका मतलब ये नहीं कह रहे यार क्या ही मतलब है फिर, लेकिन न्यूट्रिटिव काफ़ी है, एंटीबॉडी है, प्रोटेक्टिव वैल्यू, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन ADA के फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। खासकर जो ये एंटीबॉडी है कौन कौन सी होती है, IgA एंड IgM। ठीक है, सेकंड आता है ट्रांजिशनल मिल्क। ये क्या होता है, फर्स्ट 2 week आफ्टर कोलेस्ट्रम, मतलब कोलेस्ट्रम के बाद में ये जो 2 हफ्ते यानी 1.5 से 2 हफ्तों के बीच में जो मिल्क निकलता है, सीक्रेट आउट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। इसमें फैट और शुगर का अमाउंट तो बढ़ जाता है, लेकिन प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे को फर्स्ट 3 days में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त मिल गया, जब नहीं है तब कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर आते हैं हम मैच्योर मिल्क के बारे में। मैच्योर मिल्क क्या कहता है, तो हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, एक सेकेंड, ये और ये, ठीक है।
मैच्योर मिल्क के बारे में बात करते हैं। 10 to 15 डेज ऑफ डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी के 10 से 15 दिन बाद में मैच्योर मिल्क निकलता है, वह सीक्रेट होता है। ये वाटरी नेचर का होता है, मतलब पानी होगा, अरे यार पानी में तो क्या ही काम है, नहीं, इसमें फिर भी सारे की सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट होती हैं। एक सेकंड, हाँ। तो इसमें क्या होती है, सारी की सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो वाटरी है नेचर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रिशन कम हो गया इसमें, नहीं, वो है। फिर एक आता है प्री टर्म मिल्क। अब ये क्या होता है, प्री टर्म मिल्क होता है कि एक कोई माँ है जिसने प्री टर्म बच्चे यानी लेस देन 37 वीक जो वाला बच्चा है उसको मतलब उसको जन्म दिया है, तो क्या उसको ये कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली मिल जाना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमेच्योर है, अभी नॉर्मल बच्चे से के बराबर तो आया ही नहीं है, तो इसलिए उसमें सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए उस मिल्क में। तो उस मिल्क को हम क्या बोलेंगे, प्रीटर्म मिल्क। उसमें सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, क्यों होंगी, हाई प्रोटीन होगा, सोडियम भी ज़्यादा होगा, आयरन भी ज़्यादा होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो बच्चा है वो पहले ही प्रीटर्म है, पहले ही इमेच्योर है, तो उसे ज़्यादा चीज़ें चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर फीडिंग। अब ठीक है, ये तो हो गए टाइप्स। अब उसके बाद मदर है वो डेली फीड करवा रही है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो उसमें भी दो टाइप के मिल्क सीक्रेट होते हैं, एक होता है फोर मिल्क, एक होता है हिंड मिल्क। स्टार्टिंग में जो मिल्क निकलता है, जो सीक्रेट आउट होता है, उसको बोलते हैं हम फोर मिल्क। ठीक है, ये थोड़ा वाटरी नेचर का होता है, और ये क्या करता है, क्विंच द थ्रस्ट, मतलब बच्चे की जो प्यास है उसको बुझाता है। ठीक है, बच्चा पानी तो पी नहीं सकता, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, वाटरी नेचर का जो मिल्क होता है उसको हम फोर मिल्क बोलते हैं। यही दूसरा होता है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क यानी बाद वाला, ये एंडिंग में निकलता है, एंडिंग का मतलब आफ्टर फोर मिल्क। ओके, और सेटेटाइट हंगर, मतलब कि ये हंगर को यानी इसको जो भूख है उसको समाप्त करता है। ठीक है, तो ये प्यास बुझाता है, ये उसको एपेटाइट को शांत करता है। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। टेक्निक क्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग की? सो ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स, हम इसमें कुछ 3 से 4 पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले होता है पोजिशनिंग, कि कौन सी पोजिशनिंग दी जाती है। पोजिशनिंग मदर को भी दी जाएगी और बेबी को भी दी जाएगी। ठीक है, मदर को कौन सी पोजिशन देंगे, बैठाएंगे या लेटाएंगे? भाई जिसमें मदर कंफर्टेबल हो उसमें। ठीक है, तो कोई सी भी पोजीशन दे सकते हैं, चाहे सिटिंग हो चाहे लाइंग पोजीशन हो। ठीक है, जिसमें मदर कंफर्टेबल फील कर रही है। नेक्स्ट, बेबी को कौन सी पोजीशन देनी है, तो बेबी पहले तो सबसे पहले जो बच्चा है वो उसको नीचे से सपोर्ट करना है अच्छे से। ठीक है, दूसरा, हेड और बॉडी एक ही लाइन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर इधर है बॉडी उधर जा रही है, हमने तो सर को बचा रखा है, नहीं, ऐसा नहीं, उसकी हेड और बॉडी एक ही लाइन में होनी चाहिए। तीसरा, नोज एट अ लेवल ऑफ निप्पल, जो उसका नोज है, नोज टिप है, वो निप्पल के लेवल पे होनी चाहिए। और जो बेबी बॉडी टर्न टुवर्ड मदर, जो मदर की तरफ, वो थोड़ा सा लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा ही टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए। ठीक है, ये पोजीशनिंग हो गई। फिर हम बात करते हैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट को हम लैचिंग भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ साइंस के, गुड अटैचमेंट के साइन क्या क्या होते हैं, कि भाई बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है या नहीं कर रहा, पता कैसे लगेगा? सो ये साइन ऑफ गुड अटैचमेंट होते हैं। आइए उनको देखते हैं क्या क्या होते हैं। वो 4 हैं साइन, क्या क्या है? बेबी माउथ शुड वाइडली ओपन, बच्चे का जो मुंह है वो अच्छे से ओपन होना चाहिए। यदि हम कुछ खा रहे हैं तो ऐसे ऐसे खाएंगे और ऐसे खाएंगे, तो यदि वाइडली ओपन होगा उसका माउथ, तो वो अच्छे से खा पाएगा या फिर अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। चिन टच द ब्रेस्ट, उसकी जो चिन है वो ब्रेस्ट को टच करनी चाहिए। तीसरा, लोअर लिप इवर्टेड। इवर्टेड मतलब बाहर की तरफ होना चाहिए उसका, क्योंकि वो जब निपल को अंदर की तरफ मतलब जो माउथ में लेगा, तब उसका लोअर लिप है वो बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, एरियोला एंड निपल शुड बी इन माउथ। जो उसका एरियोला होता है, जो ब्लैकिश पार्ट होता है, ये निपल है, निपल के अराउंड में एक ब्लैकिश पार्ट भी होता है, वो और निपल बच्चे के मुंह के अंदर होने चाहिए। यानी इतना बच्चे को ऐसा नहीं है कि केवल निपल निपल है और एरियोला बाहर एक्सपोज आउट हो रहा है। सो नहीं, दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ गुड अटैचमेंट। ओके, ये 4 साइन थे। बच्चे का माउथ वाइडली ओपन होना चाहिए, चिन ब्रेस्ट पे टच होनी चाहिए, लोअर लिप इवर्टेड होना चाहिए, और एरियोला और निपल शुड बी ना माउथ। ओके, नेक्स्ट, इफेक्टिव सक्लिंग। इफेक्टिव सक्लिंग कब कर सकता है बच्चा? जब उसमें आर एस एस डेवलप हो, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स एंड सेलोइंग रिफ्लेक्स, ये तीनों चीज़ जब डेवलप होगी तभी बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होती हैं। ठीक है, हमने इंडिकेशन तो बात की कि भाई नॉर्मली इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशन तो खैर इसके हैं भी नहीं, नॉर्मल बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना ही है WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब? यदि गैलेक्टोसीमिया है या फिर फिनाइलकीटोयूरिया है, तब तो बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड करवाना ही नहीं है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल देना ही नहीं है, ब्रेस्ट फीड करवाना ही नहीं है।
कि गैलेक्टोसीमिया की कंडीशन है या फिर फेनिलकेटोयूरिया की कंडीशन है। तो दूसरा रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसमें हाँ हम करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इसका याद कैसे रखेंगे, रियल, REAL, ठीक है ये। तो आर मतलब हो गया रेडिएशन थेरेपी, ई मतलब हो गया एर्गोट थेरेपी, ए थोड़ा छोटा हटा दो, एल मतलब हो गया लिथियम थेरेपी, ठीक है। तो रियल में क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव क्या है, रियल है ना, रेडिएशन थेरेपी, एर्गोट थेरेपी और लिथियम थेरेपी। सो ये हमारा ब्रेस्ट फीडिंग भी कंप्लीट हो गया। ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ भी नहीं था, हमने देखा उसके इंट्रोडक्शन, सिंपल डेफिनेशन, उसके बेनिफिट्स मदर, बेबी और नेशन को, फिर उसके टाइप्स के कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स में हम कुछ इस तरह से मूव करें, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने रेगुलर फीडिंग में क्या क्या टाइप होते हैं, उसके बाद फिर हमने टेक्निक्स को जाना। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक आज का, अबगार स्कोरिंग। क्या अबगार स्कोरिंग होता क्या है। सो अबगार ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, अभी इसके पूरी एक एक बताएंगे कि अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, है ना, रेस्पिरेशन, ये सारा। सो अबगार स्कोरिंग इज अ मेथड ऑफ न्यूनेटल असेसमेंट, न्यूनेटल इनिशियल मेथड ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का भी कौन सा मेथड होता है, इनिशियल असेसमेंट। जब हम कल केयर पढ़ रहे थे तो केयर में एक पॉइंट आया था असेसमेंट, ठीक है, जो क्या नाम है, कॉर्ड कटिंग वाला था ना, उससे पहले केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, उससे पहले एक पॉइंट आता है असेसमेंट। उसमें हमने अबगार स्कोरिंग देखा था, बल्लार्ड स्कोरिंग देखा था। तो अबगार स्कोरिंग क्या करते हैं, फर्स्ट मिनट और फिफ्थ मिनट में चेक करते हैं, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया था, डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने 1953 में डेवलप किया था। 1953 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, CPZ क्लोरोपुरमाजीन जो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो डेवलप हुई थी, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो 1953 इज अ गुड ईयर फॉर अस। नेक्स्ट, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट, ये क्वांटिटेटिव असेसमेंट है। क्यों है क्वांटिटेटिव असेसमेंट, इसमें हम वैल्यू दे रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब मार्किंग कर रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे इसलिए, ठीक है। हेयर 5 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, यहाँ पे ये 5 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कौन कौन सा है, APGAR, 5 ऑब्जेक्टिव हो गए। एलिवेटेड एट फर्स्ट सॉरी इवेलुएटेड एट फर्स्ट मिनट एंड फिफ्थ मिनट ऑफ लाइफ, पहली मिनट में देखते हैं और 5वीं मिनट में देखते हैं। और कल भी मैंने बताया था पहली मिनट का जो स्कोर होगा वो हमेशा कम होगा फिफ्थ मिनट से, यानी फिफ्थ मिनट वाली का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि डेफिनेशन क्या है इसकी। सो यस, अबगार स्कोरिंग क्या है, प्रैक्टिकल मेथड है किसका, सिस्टमिक असेसमेंट का, किस चीज़ का, न्यूबॉर्न का, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, विच हेल्प इन आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन एंड प्रिडिक्ट सर्वाइवल एंड न्यूनेटल पीरियड, इन न्यूनेटल पीरियड। समझ ही नहीं आया क्या है। तो एक प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है, हम प्रैक्टिकली उसको बच्चे में अप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक असेसमेंट, सिस्टमेटिक कर रहे हैं, APGAR सिस्टम है, ठीक है। किस में कर रहे हैं, बच्चे में तो कर रहे हैं, तो न्यूबॉर्न इन्फेंट। कब कर रहे हैं, फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ में एंड फिफ्थ मिनट ऑफ लाइफ में। फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ क्या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ है, तो जी हाँ इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। क्यों कर रहे हैं, कि भाई यदि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम उसको NR, जो हमारी स्पेशल टाइप ऑफ केयर थी, बताया था कल, इमरजेंसी केयर, वो दे देंगे। तो टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन, इसको आप काट भी सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अबगार स्कोरिंग कब कब किया जाता है। तो फर्स्ट मिनट इज यूजली हैव अ लो स्कोर, मैंने अभी आपको बता दिया था, फर्स्ट मिनट में लो स्कोर होगा, फिफ्थ मिनट में ज़्यादा स्कोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अबगार का मीनिंग क्या है, तो ए मतलब हो गया अपीयरेंस, पी मतलब हो गया पल्स, जी मतलब हो गया ग्रीमेज, और ए मतलब हो गया एक्टिविटी, और आर मतलब हो गया रेस्पिरेशन। यहाँ रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेटरी रेट से नहीं है, रेस्पिरेशन मीन्स होता है रेस्पिरेशन, बच्चा रेस्पिरेट कैसे कर रहा है। जैसे कि आपको याद है केयर में बताया था रेस्पिरेशन, SIP सही है, कैसा, शैलो, इरेगुलर एंड पीरियोडिक रेस्पिरेशन, ठीक है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो बस वही, तो वो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ना कि रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। अब अपीयरेंस कैसा होगा, तो स्किन कलर से देख सकते हैं उसको, पल्स को हम हार्ट रेट से देख सकते हैं, ग्रीमेस को हम रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये बहुत ज़्यादा हो गया, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई क्या है यार, क्राई, इससे याद रखो आप, क्राई से देखेंगे, ओके। एक्टिविटी, मसल टोन, क्या मसल टोन, फ्लेक्शन देखेंगे हम इसमें, कैसा फ्लेक्शन, बच्चा कौन से फ्लेक्शन में होता है, यूनिवर्सल फ्लेक्शन। और यदि ऐसे बिल्कुल लेटा हुआ है, बिल्कुल ये आराम वाले उसमें, तो कैसा बच्चा है, प्रीटर्म बच्चा है, ठीक है। हमने कल डिफरेंस देखा था दोनों में। तो आइए हम इसको देखते हैं, और तीनों क्राइटेरिया और ये पांचों क्राइटेरिया, सॉरी ये जो पांचों क्राइटेरिया है इसमें क्या है, 0 1 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो 1 2 3 इंटू 5 15, ठीक है, 15 नहीं सॉरी 1 2 से मतलब 10 होगा, हाँ 0 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ओके। सो इसमें 10 पॉइंट्स तक टेबल जाएगी।
ठीक है, क्योंकि एक तो जीरो है, जीरो को तो जीरो देंगे। ठीक है, तो अब अपीयरेंस APGAR, आइए इनको देखते हैं। अब गार, तो अभी चलिए ये तो लिख रखा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं, दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं इसको। ये देखिए अपीयरेंस, दो चीज देखेंगे हम इसकी, सेंट्रल, एक सेकेंड, सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, यस अब ठीक है। अब हम उसकी दो चीजें देखेंगे, एक तो देखेंगे उसका एब्डोमेन देखेंगे, उसकी पेरीफ्री देखेंगे। ठीक है, यदि उसका एब्डोमेन ब्लू है, ठीक है, और पेरीफेरी भी ब्लू है, तो हम इसको जीरो में कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, यदि उसका एब्डोमेन पिंक है लेकिन पेरीफेरी ब्लू आ रही है, यानी एक्रोसाइनोसिस हो रहा है, तो हम उसको वन कैटेगराइज करेंगे। और एब्डोमिन और जो पेरीफेरी है दोनों ही पिंक है, तो क्या करेंगे, हम उसको 2 पॉइंट दे देंगे। वही लिख रखा है, ब्लू और पेल सेंट्रल साइनोसिस। इससे अच्छा हमने बता दिया ना कि भाई एब्डोमिन देखो पेरीफेरी देखो, एब्डोमिन भी ब्लू पेरीफेरी भी ब्लू तो जीरो, एब्डोमिन पिंक और पेरीफेरी पिंक, सॉरी पेरीफेरी ब्लू, तो क्या हो गया एक्रोसाइनोसिस यानी 1 पॉइंट, और दोनों ही पिंक तो 2 पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल साइनोसिस, क्योंकि एब्डोमिन ब्लू हुआ तो सेंटर में साइनोसिस आ गई तो सेंट्रल साइनोसिस। और यदि एब्डोमिन पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज यानी जो पेरीफेरी है उसमें ब्लूनेस आ गई तो एक्रोसाइनोसिस, और पिंक है तो पिंक है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पल्स के बारे में। तो पल्स क्या होती है, यदि 60 से कम है, 60 से कम है, हमने देखा था कल चेस्ट कंप्रेशन कब इंडिकेट किया था, जब 60 से कम हो तब, है ना। तो उसमें क्या होता है, 0 पॉइंट दिए जाते हैं। 60 से 100 के बीच में यदि है बच्चे की पल्स या हार्ट रेट तो 1 पॉइंट, और यदि 100 से ज़्यादा है तो 2 पॉइंट्स। ओके, और कितनी होती है नॉर्मल, 120 to 160 BPM। ओके, कल हमने डिस्कस किया था। और बच्चा सोता है जब 80 के आसपास रह जाती है, और बच्चा रोता है जब कितनी पहुंच जाती है, 180, 100 का डिफरेंस था ना। और टैकीकार्डिया कब बोलेंगे, सॉरी ब्रेडिकार्डिया 80 से कम होगी तब, और ट्रैकीकार्डिया कब बोलेंगे, जब 200 से ज़्यादा हो जाएगी तब। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ग्रीमेस, ग्रीमेस का भी मैंने बताया क्राई से लेना है आपको, ये कोई रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ये सब लेना ही नहीं है। क्राई, यदि बच्चा रो नहीं रहा है तो 0.2, यदि हमने उसको चांटा मारा, मतलब सॉरी इसको ऐसे थोड़ा सा मार दिया पीछे से, तो तब रो रहा है तो 1.2। और यदि वैसे ही रो रहा है कि हमने तो हाथ भी नहीं लगाया भाई, हम वैसे ही रो रहा है बच्चा, तो फुली कराए तो 2.2। ठीक है, अब एक्टिविटी फ्लेक्शन, बच्चा यूनिवर्सली फ्लेक्स है, ऐसे बिल्कुल नहीं मैं मम्मा पास रहूँगा ऐसे वाला है, तो एक्टिव फ्लेक्शन है, यानी यूनिवर्सल फ्लेक्शन है तो 2 पॉइंट दे दो। यदि कुछ फ्लेक्शन शो कर रहा है कि हाँ एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे तो उसमें 1.2। और यदि बिल्कुल आरामदायक मूड में है कि भाई हाँ दोनों हाथ है वो बाहर की तरफ लेटे हुए हैं एक रिलैक्स पोस्चर में, तो हम उसको 0 पॉइंट देंगे। फिर आता है रेस्पिरेशन, अभी भी बोला था रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, ये रेस्पिरेशन है। सो यदि रेस्पिरेशन हमें दिख नहीं रहा है यानी स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एब्सेंट है या फिर एपनिया प्रेजेंट है तो 0 पॉइंट। यदि है भाई रेस्पिरेशन है लेकिन इरेगुलर है, स्लो है, वीक है, तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे। और गुड, इस जगह क्राई नहीं, इस जगह रेस्पिरेशन लिखना, ठीक है। और गुड रेस्पिरेशन है SIP, गुड रेस्पिरेशन क्या है, SIP है। कौन सा क्या नाम है, शैलो होगा, इरेगुलर होगा और पीरियडिक होगा। ठीक है, तो ये कैसा रेस्पिरेशन है, ये गुड रेस्पिरेशन, तो इसमें 2 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे भी इरेगुलर है बट वीक है और स्लो है, शैलो नहीं है ना, पीरियडिक भी नहीं है, इसीलिए 1 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, हमने देख लिया 1 और 2 पॉइंट, और जीरो में तो जीरो ही मिलेगा। सो अब रिजल्ट क्या आएगा, यदि उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, हमने 0 से 10 तक रेटिंग देखी इसकी कि भाई 0 रेटिंग होगी और 0 से लेकर 10 रेटिंग होगी इसमें। ठीक है, तो अब यदि 7 से 10 बच्चे की रेटिंग आ रही है फर्स्ट मिनट या फिफ्थ मिनट में, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है बच्चे को एक्स्ट्रा यूटेरिन लाइफ में, यानी इंट्रा यूटेरिन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेरिन लाइफ में जब बच्चा आया है तो इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आ रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डिस्ट्रेस, है ना, या फिर माइल्ड डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं। हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा बच्चा। लेकिन 4 से 6 आ रहा है तब हम कह सकते हैं हाँ उसको माइल्ड एफेक्सिया है या फिर मॉडरेट डिस्ट्रेस है। ठीक है, लेकिन यदि 0 से 3 आ गया, हमने अभी याद है कल नियोनेटल रिससिटेशन पढ़ रहे थे, उसमें इंडिकेशन में हमने देखा था कि अबगार स्कोरिंग 0 to 3 देखा था ना। अबगार स्कोरिंग 0 से 3 आ रही है, मतलब न्यूनेटल रिससिटेशन देना पड़ेगा, यानी CPR देनी पड़ेगी। तो बस तो क्या होगा बहुत मतलब, और ये न्यूनेटल रिससिटेशन हम कब कर रहे थे, जब इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो सीवियर डिस्ट्रेस होगा, कार्डियोपल्मोनरी डिस्ट्रेस होगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। और इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, न्यूनेटल रिससिटेशन। होप सो आपको थोड़ा समझ में आया होगा अच्छे से। तो बस ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।